हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी जो इग्नू की क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे थे इस सीरीज में। आज ये 12th अध्याय है, 12 चैप्टर 12th है, ठीक है। इससे पहले के 11 अध्याय तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये आपका कोड है इग्नू का BHDE 106, ठीक है, या फिर EHD 06। ये हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान के क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां से देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का चैप्टर है, इसमें हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी को परिभाषित करते हुए इनके ऐतिहासिक विकास का वर्णन करिए, ठीक है। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी को परिभाषित करते हुए इनके विकास का आपसे इतिहास पूछा गया है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी के ऐतिहासिक विकास का परिचय दीजिए, ठीक है। तो हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी शब्द जैसे भी आते हैं तो आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हिंदी, उर्दू या हिंदुस्तानी पर संक्षिप्त में टिप्पणी करिए, ठीक है। कैसे भी आता है तो जितने नंबर का उस हिसाब से आप एग्जाम टाइम में बड़ा छोटा कर लेना अपना क्वेश्चन, ठीक है। और बेटा ये लास्ट ईयर जितने भी 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे हम इसमें आपको करा रहे हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको उतना याद हो जाएगा जितना कि आपके लिए एग्जाम में लिखना जरूरी है, ठीक है। और आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, ठीक है। और आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मुझे अपनी मेल ID देना, मैं उसमें मेल कर दूंगी आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के ऐतिहासिक विकास का परिचय इस प्रकार है। हिंदी किसी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत बाद का है, ठीक है। जो हिंदी शब्द है ये किसी भाषा के लिए हिंदी शब्द जो है ये बहुत बाद का शब्द है, ठीक है। हिंदी शब्द जो है ये बहुत ही बाद का शब्द है। 6ठी शताब्दी के पंचतंत्र के, ठीक है, 6ठी शताब्दी के जो पंचतंत्र के एक अनुवाद में इसकी भाषा संस्कृत को जवाने हिंदी कहा था, ठीक है। इसमें क्या, जो पंचतंत्र आपने सुना होगा 13वीं शताब्दी का जो पंचतंत्र है, ठीक है, पंचतंत्र के एक अनुवाद में उसकी जो भाषा संस्कृत है, ठीक है, उसकी भाषा संस्कृत को जवाने हिंदी कहा गया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और 13वीं शताब्दी तक आधुनिक आर्य भाषाओं का युग प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। और 13वीं शताब्दी तक जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं इनका युग स्टार्ट हो गया था। उस समय के एक फारसी कवि ने देश की भाषा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। एक फारसी कवि ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। इस समय अमीर खुसरो ने भी हिंदवी के साथ हिंदी शब्द का भी प्रयोग किया था, ठीक है। जो अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा, जो अमीर खुसरो थे इन्होंने भी उस समय हिंदवी के साथ हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। दिल्ली का कवि अपने को देहलवी, ठीक है, दिल्ली का जो कवि था वो अपने को क्या बोलते थे, देहलवी कहलाता था, ठीक है। लखनऊ का लखनवी, जो लखनऊ के थे वो लखनवी। इस तरह हिंदवी का अर्थ हिंदी का है, ठीक है। इसी तरह हिंदवी का अर्थ क्या है, हिंद का है। इस भाषा के लिए जवाने हिंदी, हिंदवी, हिंदुई ही नहीं बल्कि रेखता नाम भी है, ठीक है। देखिए इसमें कितने सारे नाम हैं, ये सारे नामों का उल्लेख हुआ है। जवाने हिंदी के लिए हिंदवी, हिंदुई ही नहीं बल्कि रेखता नाम भी है। और दक्कनी भाषा में फारसी काव्य रचना की उक्तियां मिलाकर नई साहित्यिक भाषा का रूप दिया गया है,
ठीक है। जो फारसी काव्य है उसमें नई उक्तियों को मिलाकर एक नई साहित्यिक भाषा का रूप इसमें दिया गया है, तो इसे रेखता नाम दिया गया है। इससे क्या हुआ, जो नया साहित्य बना उसे क्या नाम दिया गया, रेखता नाम दिया गया। यह साहित्यिक भाषा इसी अर्थ में उत्तर में प्रचलित हुई। ये भाषा कहाँ पर प्रचलित हुई, ये उत्तर में प्रचलित हुई, ठीक है। इस तरह की जो साहित्यिक भाषा थी ये उत्तर में प्रचलित हुई। इस प्रकार रेखता हिंदी की वह शैली थी जो अरबी फारसी शब्दों से और फारसी के काव्य के तत्वों से भरी थी, ठीक है। ये जो रेखता शैली थी ये किसकी थी, अरबी फारसी शब्दों से ये भरी हुई थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे अरबी फारसी शब्दों का उपयोग किया गया था और फारसी के काव्य के तत्वों से भी ये भरी हुई थी। हिंदी के लिए हिंदी का प्रयोग बहुत बाद में किया गया है, ठीक है। हिंदी के लिए जो हिंदवी का प्रयोग हुआ है ये बहुत ही बाद में हुआ है। 1803 में ईसा अल्लाह खां, ठीक है, 1803 में जो ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी, ठीक है। अब देखिए कवि का भी नाम याद रख लीजिए आप, ईसा अल्लाह खां ने 1803 में रानी केतकी की इन्होंने कहानी लिखी है, बहुत फेमस है ये कहानी, ठीक है। तो ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी है, कब लिखी है, 1803 में, जिसमें उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसमें हिंदवीपन, ठीक है, जिसमें हिंदवीपन ना हो, अर्थात हिंदवी बोलचाल की भाषा से भिन्न हिंदी भाषा की ओर संकेत कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने ऐसी हिंदी का प्रयोग किया है जो कि आम बोलचाल की भाषा की तरफ जो संकेत करे, आम बोलचाल की भाषा हो, इस तरह की भाषा को उन्होंने यूज किया है। आधुनिक हिंदी के विकास की यात्रा वास्तव में फोर्ट विलियम कॉलेज से ही शुरू हुई है, ठीक है। आधुनिक हिंदी की यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, फोर्ट विलियम कॉलेज से, ठीक है। जो आधुनिक हिंदी के विकास की यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई है, फोर्ट विलियम कॉलेज से। इस तरह की आप पॉइंट याद रखिए, इनको आप हाईलाइट कर दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यह कॉलेज 1800 में कोलकाता में स्थापित हुआ था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, कोलकाता में। कब की गई थी, 1800 में, ठीक है। यहाँ के हिंदवी विभाग के, यहाँ जो हिंदुस्तानी विभाग था, ठीक है, कोलकाता में जो ये कॉलेज था फोर्ट विलियम, इसका जो हिंदुस्तानी विभाग था, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे गिलक्राइस्ट, ठीक है। हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, गिलक्राइस्ट थे। वे आधुनिक हिंदी को हिंदुस्तानी कहते थे, ठीक है। वे आधुनिक हिंदी को क्या कहते थे, वो आधुनिक हिंदी को हिंदुस्तानी कहा करते थे और उर्दू को हिंदुस्तानी की दरबारी शैली और हिंदवी को उसकी ग्रामीण शैली, ठीक है। वो उर्दू को हिंदुस्तानी की दरबारी शैली कहते थे और हिंदवी को वो ग्रामीण शैली कहा करते थे। देखिए आप इसको, ठीक है। जो उर्दू थी, उर्दू को तो वो हिंदुस्तानी की दरबारी शैली कहते थे, वहीं हिंदवी को वो ग्रामीण शैली कहा करते थे, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तानी शब्द का यह अर्थ शायद और यूरोपीय विद्वान नहीं ले रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हिंदुस्तानी शब्द का ये अर्थ था, ये यूरोपीय विद्वान जो थे वो उसे नहीं ले रहे थे। 1812 में लेटर नामक विद्वान वार्षिक विवरण देते समय लिखते हैं कि वह हिंदी को आधुनिक अर्थ में और उर्दू को हिंदुस्तानी कह रहे थे, ठीक है। तो 1812 में एक जो विद्वान हुए हैं टेलर, जिनका नाम टेलर था, टेलर नामक विद्वान ने अपनी वार्षिक विवरण में, ठीक है, अपने वार्षिक विवरण देते हुए इन्होंने लिखा है कि वह हिंदी को आधुनिक, उन्होंने हिंदी को क्या बोला है, उन्होंने हिंदी को आधुनिक अर्थ में, हिंदी को उन्होंने आधुनिक अर्थ में और उर्दू को हिंदुस्तानी, वो उर्दू को तो वो हिंदुस्तानी कह रहे थे और हिंदी को वो आधुनिक अर्थों में इस्तेमाल कर रहे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज था कोलकाता में,
में 4 हिंदी के अध्यापक थे। ठीक है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में खोला गया था उसमें 4 हिंदी के अध्यापक थे। ईसा अल्लाह खां, ठीक है, पहले कौन थे? ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, ठीक है, ईसा अल्लाह खां थे, लल्लू लाल थे, सदन मिश्र, ठीक है, और कौन थे? सदन मिश्र थे, फिर सदा सुखलाल, और कौन थे? सदा सुखलाल थे। ठीक है, इनका काम प्रमुख रूप से हिंदी में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायता करना था। ठीक है, इनका काम क्या था? इनका काम था कि हिंदी के पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में ये सहायता करते थे। इन लेखकों ने हिंदी में स्वतंत्र लेखन जो है, स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया है हिंदी में। ठीक है, ये जो लेखक थे इन्होंने हिंदी में स्वतंत्र लेखन भी किया है, स्वतंत्र रूप से इन्होंने लिखा है हिंदी में, और कई प्रारंभिक गद्य रचनाओं का सृजन किया है। ठीक है, इन्होंने कई स्टार्टिंग जो गद्य रचनाएं थी उनका भी इन्होंने सृजन किया है। लल्लू लाल और सदन मिश्र, ठीक है, जो लल्लू लाल थे और सदन मिश्र थे, लल्लू लाल और सदन मिश्र ने अपनी कृतियां हिंदी में और नागरी लिपि में लिखी हैं। ठीक है, जो लल्लू लाल और सदन मिश्र थे इन्होंने अपनी कृतियां जो हैं किसमें लिखी हैं? इन्होंने अपनी कृतियां हिंदी और नगरी लिपि में लिखी हैं। ठीक है, नागरी लिपि में लिखी हैं इन्होंने अपनी कृतियां, लेकिन उल्लेख किया कि वे खड़ी बोली में लिख रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा क्या है? इनका ये कहना था कि उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। ठीक है, वो ये कह रहे थे, वो बता रहे थे, उनका उल्लेख था कि उन्होंने खड़ी बोली यूज की है। इस तरह मान सकते हैं कि 19वीं सदी के आरंभ में हिंदी शब्द प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि 19वीं शताब्दी का जब स्टार्टिंग था तब तक हिंदी शब्द की प्रतिष्ठित नहीं था, हिंदी शब्द जो था ये प्रतिष्ठित नहीं था। उस शताब्दी के दूसरे भाग में, ठीक है, उस शताब्दी के दूसरे भाग में ही हिंदी शब्द आधुनिक अर्थ में स्थापित हो गया। ठीक है, क्या हुआ? उस शताब्दी का जो दूसरा भाग था उसी में हिंदी शब्द जो था वो आधुनिक अर्थ में स्थापित हो गया। धीरे धीरे हिंदी और खड़ी बोली समानार्थी शब्द बने। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो धीरे धीरे हिंदी और खड़ी बोली थे वो कैसे शब्द बने? वो समानार्थी शब्द हो गए। ठीक है, उर्दू, अब हम बात करते हैं उर्दू की। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है। ठीक है, जो उर्दू शब्द है वो कहाँ का है? वो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, तथा इसका अर्थ शाही शिविर है। क्या है इसका अर्थ? शाही शिविर या खेमा। ठीक है, उर्दू का क्या मतलब है? शाही शिविर या फिर खेमा। तुर्की के साथ ही यह शब्द भारत में आया। ठीक है, जब तुर्क भारत आए तो तुर्कों के साथ ही ये उर्दू शब्द भी भारत आया, और इसका यह प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव था। ठीक है, इसका स्टार्टिंग मतलब क्या था? इसका यह प्रारंभिक अर्थ इसका क्या था? खेमा या फिर फौजी पड़ाव। ठीक है, क्योंकि जो तुर्क थे वो भारत आए थे तो इस शब्द को यही लोग लेकर आए थे। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार, फौजी पड़ाव का बाजार नाम आज भी मिलता है। ठीक है, इस अर्थ में जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अनेक नगरों का, उत्तरी भारत में जो बहुत सारे नगर हैं उनमें उर्दू बाजार, ठीक है, उर्दू बाजार, फौजी पड़ाव का बाजार नाम आज भी मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। आज उर्दू एक भाषा का नाम है। ठीक है, आप जानते हो कि उर्दू एक भाषा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो उर्दू आज एक भाषा का नाम है जिसकी मूल संरचना खड़ी बोली की है। ठीक है, इसकी मूल संरचना क्या है? इसकी मूल संरचना खड़ी बोली की है, और जिसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुतायत है। ठीक है, जिसमें कि अरबी और फारसी शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। उर्दू साहित्य का विशेषकर
काव्य का आधार फारसी भाषा रही है। ठीक है, उर्दू साहित्य का विशेषकर काव्य जो है उसका आधार क्या रहा है, फारसी भाषा रही है। ठीक है, उर्दू का आधार फारसी भाषा रही। आप ध्यान रखेंगे कि उर्दू साहित्य का जो विशेषकर काव्य है वो फारसी भाषा पर है। ठीक है, आरंभ में उर्दू नामक कोई भाषा नहीं थी। अब ये लाइन आप याद रखेंगे कि जो स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में उर्दू नाम की कोई भाषा नहीं थी, उर्दू नामक कोई भाषा ही नहीं थी। ना ही हिंदी का प्रयोग आज के अर्थ में आधुनिक काल तक हुआ था। ठीक है, और ना ही हिंदी का भी प्रयोग नहीं हुआ था, हिंदी का भी प्रयोग आज की तरह आधुनिक काल तक नहीं हुआ था। शुरू में मध्य प्रदेश, ठीक है, शुरू में मध्य देश की भाषा को हिंदी कहा जाता था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, जो मध्य देश की भाषा थी उसे ही हिंदी कहा जाता था। यह गुलाम वंश के शासकों के साथ दक्षिण में हैदराबाद पहुंचती। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये जो भाषा थी गुलाम वंश के साथ, ठीक है, गुलाम वंश के शासकों के साथ दक्षिण में हैदराबाद पहुंची और वहां से दक्कनी कहा जाता था। ठीक है, वहां इसे क्या कहा जाता था, वहां इसे दक्कनी कहा जाता था। ठीक है, जो गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश के शासकों के साथ ये भाषा कहाँ, दक्षिण में हैदराबाद पहुंच गई। ठीक है, दक्षिण में ये हैदराबाद पहुंची और वहां इसे दक्कनी कहा जाता था। ये बात आप याद रखेंगे, दक्कनी ये कहाँ कहलाती थी, हैदराबाद में। ठीक है, दक्षिण में हैदराबाद में ये भाषा को दक्कनी कहा जाता था, हिंदी भाषा को। बाद में यह शैली उत्तर में आई। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, ये दक्षिण से अब उत्तर में आ गई। ठीक है, ये शैली अब दक्षिण से उत्तर में आ गई तो उसे रेखता कहा जाने लगा। ठीक है, जब ये दक्षिण में थी हैदराबाद में तो इसे दक्कनी कहा जाता था। जब ये उत्तर में आ गई तो उत्तर में इसे क्या कहा जाने लगा, उत्तर में इसे रेखता कहा जाने लगा। गुलाम हिंदुस्तान में आए तो उन्हें हिंदुस्तान की भाषा को अपनाना पड़ा। अब देखिए आप, जब गुलाम जो थे, ठीक है, जब मुगल जब हिंदुस्तान में आए, ठीक है, जब मुगल हिंदुस्तान में आए हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की भाषा को भी अपनाना पड़ा। आप जानते हैं कि कहीं पर भी हम नई जगह अगर जाते हैं और तो हमें वहाँ की भाषा को थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ता है। अगर हमें वहाँ की भाषा नहीं आएगी तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम ना उनकी बात समझ पाएंगे ना ही वो हमारी बात समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को एक ऐसी भाषा माना जाता है कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, है ना। कहीं आप जाते हो, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप दूसरों की बात समझ लेते हो, दूसरे देश में अगर आप जाते हो तो, ठीक है, और उनकी बात आप समझ लेते हो, वो आपकी समझ लेते हैं। तो इसी तरह जब मुगल जो थे, जब हिंदुस्तान वो आए तो उन्हें हिंदुस्तान की भाषा को अपनाना पड़ा। ठीक है, उन्हें हिंदुस्तान की भाषा को अपनाना पड़ा जिससे वे लोगों से घुल मिल सके। ठीक है, जब आपको कहीं की भाषा आएगी तभी आप उन लोगों के बीच घुल मिल पाएंगे। अगर भाषा नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन गैप होगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जब गुलाम जो हिंदुस्तान आए तो उनको भी हिंदुस्तान की भाषा को अपनाना पड़ा और उससे क्या हुआ, वो लोगों के साथ घुल मिल पाए। शाही दरबार की भाषा फारसी थी। ठीक है, उस टाइम भी जो शाही दरबार की भाषा थी वो क्या थी, वो फारसी थी। लेकिन आम जनता के बीच जनता की भाषा में ही संपर्क हो सकता था। ठीक है, लेकिन जो आम जनता की भाषा थी वो आम जनता की भाषा के बीच ही जिसे आती है वही जनता के बीच संपर्क कर सकता था। ठीक है, तो फारसी तो दरबार की भाषा थी, शाही दरबार की भाषा फारसी होने के बावजूद भी आम जनता के बीच जनता की भाषा में ही संपर्क किया जा सकता था। ठीक है, शाहजहां के समय में दिल्ली के लाल किले में शाही खानदान के लोगों के लिए जो बाजार लगता था उसे उर्दू ए मुअल्ला की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, शाहजहां के टाइम में जो दिल्ली के लाल किले, जो दिल्ली का लाल किला है उसमें शाही खानदान के लिए बाजार लगा करता था। ठीक है, वो राजसी लोगों के लिए, शाही खानदान वाले लोगों के लिए शाहजहां के टाइम में दिल्ली के लाल किले में
ठीक है, शाही खानदान के लिए बाजार लगता था। उसे क्या कहा जाता था? उसे उर्दू ए मोल्ला कहा जाता था। उर्दू ए मोल्ला की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, उस बाजार में जो भाषा वहत होती थी, उस बाजार में जो भाषा बातचीत के लिए यूज होती थी, उसका नाम पड़ा जवाने उर्दू ए मोल्ला। ठीक है, उस भाषा को क्या नाम दिया गया? उस भाषा को नाम दिया गया जवाने उर्दू ए मोल्ला। ठीक है, यह भाषा वर्तमान उर्दू से का प्रारंभिक रूप थी। ठीक है, ये जो भाषा थी ये उर्दू की स्टार्टिंग थी। ठीक है, जो अभी हम उर्दू यूज करते हैं उसकी स्टार्टिंग उस टाइम से हुई थी। बाद में यह जवाने उर्दू कहलाई। ठीक है, बाद में इसे क्या कहा गया? बाद में इसे जवाने उर्दू कहा गया और अंत में उर्दू, और लास्ट में क्या कहा गया? इसे लास्ट में इसे उर्दू कहा गया। उर्दू शब्द ही इस भाषा का नाम हो गया। लास्ट में इस भाषा का नाम क्या हो गया? इस भाषा का नाम उर्दू हो गया। ठीक है, उर्दू के प्रारंभिक काल के शायर मीरा सौदा आदि ने 18वीं सदी के मध्य में उर्दू साहित्य का प्रारंभ किया। ठीक है, उर्दू का जब स्टार्टिंग काल था, इसका प्रारंभिक काल था, तो कुछ शायर आए जो मीरा सौदा आदि जो शायर आए, इन्होंने 18वीं शताब्दी में उर्दू साहित्य का इन्होंने स्टार्टिंग की, उर्दू साहित्य का प्रारंभ किया इन्होंने। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ही उर्दू हिंदी से अलग एक विशिष्ट भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, और जब 19वीं सदी के आते आते 19वीं शताब्दी के आते आते जो पुरानी में जो उर्दू थी, उर्दू हिंदी से अलग हो गई। ठीक है, पूर्वदा में जो ही उर्दू हिंदी से अलग हो गई। हिंदी से अलग होकर उर्दू ने अपनी अलग पहचान बनाई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 19वीं शताब्दी आते आते जो उर्दू थी वो हिंदी से अलग होकर उसने अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली। उसकी अपनी पहचान हो गई, एक विशिष्ट भाषा के रूप में ये प्रतिष्ठित हुई, इसने अपनी पहचान बना ली। ठीक है, और तब से हिंदी और उर्दू में संघर्ष, और तभी से क्या हुआ है? हिंदी और उर्दू में संघर्ष या टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है, जब उर्दू हिंदी से अलग हुई है तो तब से लेकर अब तक हिंदी और उर्दू में एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू करके अंग्रेजी ने हिंदी और उर्दू के संघर्ष को बढ़ावा दिया है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के जो 19वीं शताब्दी का जो मध्य का टाइम आया है, तब से क्या हुआ है? उसकी स्टार्टिंग से, मध्य के टाइम की स्टार्टिंग से अंग्रेजी ने हिंदी और उर्दू के संघर्ष को बढ़ावा दिया है। अब एक और भाषा आ चुकी है अंग्रेजी, तो अब अंग्रेजी से टकराव हो रहा है हिंदी और उर्दू का। ठीक है, प्रशासनिक तथा अदालती भाषा के रूप में उर्दू की एक विरासत थी। ठीक है, जो उर्दू की विरासत बहुत पुरानी है, तो अदालती जो प्रशासनिक भाषा थी और अदालती भाषा के रूप में उर्दू की एक अपनी विरासत रही है। वह शैक्षिक भाषा भी थी। ठीक है, और उर्दू कैसी भाषा थी? उर्दू एक शैक्षिक भाषा भी थी। इस कारण तथा मुसलमानों को संतुष्ट रखने की दृष्टि से भी अंग्रेजी उर्दू को प्रधानता देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए भी जो अंग्रेज थे हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने उर्दू को तवज्जो दी थी, उन्होंने उर्दू को प्रधानता दी थी, ताकि जो मुस्लिम वर्ग है वो संतुष्ट रहे, वो खुश रहे। ठीक है, उर्दू फारसी साहित्य अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, उर्दू और फारसी जो साहित्य बहुत पुराना है, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना साहित्य है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुगलके बाबरी, ठीक है, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुगलके बाबरी, ठीक है, तुगलके बाबरी जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, किसकी आत्मकथा है? ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, जहांगीर ने
तुगल की जहांगीरी लिखी है। अब जहांगीर ने क्या लिखी? जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुगल की जहांगीरी, ये जहांगीर की है। इसके अतिरिक्त गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम का अगर आपने नाम सुना हो। इसके बाद जो गुलबदन बेगम थी, अबुल फजल और अबुल फजल बदायूनी, ठीक है, बदायूनी, मोहम्मद कामगार, ठीक है, और मोहम्मद कामगार और अब्दुल हमीद लाहौरी। और कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी के नाम फारसी साहित्य में उल्लेखनीय हैं। इन सारे जो कवि हैं इनके नाम भी फारसी साहित्य में आते हैं। अब देखिए कौन कौन है? गुलबदन बेगम, ठीक है, अबुल फजल, बदायूनी, मोहम्मद कामगार और अब्दुल हमीद लाहौरी, इनके नाम भी फारसी साहित्य में आते हैं। अकबर स्वयं साहित्य प्रेमी थे। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अकबर थे, अकबर के बारे में आप सभी जानते होंगे। अकबर तो खुद ही साहित्य प्रेमी थे, वो स्वयं ही साहित्य प्रेमी थे। उसने अर्थवेद, अथर्ववेद जो हमारा है, अथर्ववेद, महाभारत और हरिवंश पुराण और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये जीके क्वेश्चन भी इस तरह से बनते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लाइन, जो अकबर थे, अकबर स्वयं भी, अकबर क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। और अकबर ने अथर्ववेद, ये बड़े वेद हैं ये, ठीक है, अथर्ववेद, महाभारत, ठीक है, और हरिवंश पुराण, रामायण जैसे जो महान हमारे ग्रंथ हैं, इनका इन्होंने फारसी अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है। हिंदुस्तानी, अब हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी की। हिंदुस्तानी भाषा के परिप्रेक्षण में सरल हिंदी या सरल उर्दू का बोलचाल का रूप हिंदुस्तानी कहलाता है, ठीक है। अब हिंदुस्तानी क्या है? हिंदुस्तानी हिंदी या उर्दू का जो सरल रूप है, आप सरल भाषा में याद करिए कि जो हिंदुस्तानी शब्द है ये हिंदी या उर्दू का जो सरल रूप है, जो बोलचाल की जो भाषा है, यही हिंदुस्तानी कहलाती है। जिसमें ना संस्कृत शब्दों का, जिसमें ना तो कोई संस्कृत के शब्द हैं ना फारसी शब्द हैं, ठीक है। इसमें ना तो जो हिंदुस्तानी है इसमें ना तो कोई संस्कृत के शब्द हैं और ना ही फारसी शब्द हैं। फारसी की भरमार होती है, ठीक है। इसमें ना ही तो जो सिंपल से हमारी हिंदुस्तानी है, ना इसमें संस्कृत के शब्द हैं ना ही फारसी के शब्द हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी का यह व्यावसायिक रूप ही अब हिंदी कहलाता है, ठीक है। हिंदुस्तानी का जो व्यावसायिक रूप है यही क्या कहलाता है? यही हिंदुस्तानी कहलाता है। तो हिंदुस्तानी का यह व्यावसायिक रूप ही क्या कहलाता है? हिंदुस्तानी कहलाता है, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मचरित्र तुजुक बाबरी, ठीक है, बाबर ने जो अपनी आत्मचरित्र लिखी है तुजुक बाबरी, ठीक है, तुजुक बाबरी में उस समय की देश की भाषा के लिए हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। इन्होंने किसका प्रयोग किया है? हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी तुजुक बाबरी में, ठीक है। तुजुक बाबरी में उस समय की देश की भाषा के लिए इन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। मुसलमानों की अपेक्षा 16वीं शताब्दी से अधिकतर यूरोपीय विद्वानों ने भारत के मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली उस भाषा को ही हिंदुस्तानी कहा है, ठीक है। 16वीं शताब्दी के जो अधिकांश यूरोपीय थे, ठीक है, 16वीं शताब्दी के जो अधिकांश यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भारत के मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को हिंदुस्तानी कहा था, ठीक है। यह हिंदुस्तानी उस काल में समाज में बहुत खड़ी बोली के लिए शब्द था, ठीक है। ये जो हिंदुस्तानी शब्द उस टाइम क्या था? खड़ी बोली के लिए वो शब्द यूज होता था। हिंदुस्तानी अधिक संप्रेषणीय थी, ठीक है। हिंदुस्तानी क्या थी? हिंदुस्तानी ज्यादा संप्रेषणीय थी क्योंकि विदेशी विद्वान भारत को हिंदुस्तान कहते थे, ठीक है। क्यों थी? क्योंकि जो विदेशी विद्वान थे वो भारत को क्या कहते थे? वो भारत को हिंदुस्तान कहा करते थे और हिंदुस्तान की भाषा को हिंदुस्तानी, ठीक है, वो भारत को हिंदुस्तान कहते थे और हिंदुस्तान की भाषा को वो हिंदुस्तानी कहा करते थे, ठीक है, विदेशी लोग।
गिलक्राइस्ट तत्कालीन बोलचाल की भाषा को हिंदुस्तानी, उसकी दरबारी शैली को उर्दू और ग्रामीण शैली को हिंदवी कहते थे। ठीक है, ये पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। जो गिलक्राइस्ट थे, ठीक है, गिलक्राइस्ट जो थे वो तत्कालीन बोलचाल की भाषा को हिंदुस्तानी कहते थे। ठीक है, और दरबारी शैली को वो उर्दू कहते थे, और जो ग्रामीण शैली थी उसे वो हिंदवी कहा करते थे। ठीक है, कौन? गिलक्राइस्ट। उर्दू भाषा को मुगलों की राजभाषा फारसी से विरासत के रूप में व्यवहार का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो उर्दू भाषा थी, उर्दू भाषा को मुगलों की राजभाषा फारसी से विरासत के रूप में इसे व्यवहार का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। इसी कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने उर्दू को अधिक प्रोत्साहन दिया। अब आप देखिए अंग्रेजों ने भी क्या काम किया है कि अंग्रेजों ने हिंदी उर्दू को अलग क्यों किया है, ताकि हिंदुओं में और मुसलमानों में फूट पड़ जाए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने उर्दू को अधिक प्रोत्साहित दिया है। ठीक है, अधिक प्रोत्साहन दिया है, अधिक महत्व दिया था उर्दू को, ताकि हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ जाए। ठीक है, हिंदी भाषा को परिमार्जित करने, उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, जो हिंदी भाषा थी, हिंदी भाषा को परिमार्जित करने और उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक और अरबी, ठीक है, एक और क्या थी? अरबी फारसी थी। एक और अरबी फारसी शब्दों की अपेक्षा परिनिष्ठता शब्दों को प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है, एक तरफ अरबी फारसी के शब्द थे, इनकी अपेक्षा में परिनिष्ठ जो शब्द थे उनका यूज होना शुरू हुआ था, और एक और संस्कृत के शब्दों का यूज किया जाने लगा था, जिस प्रक्रिया में आधुनिकीकरण कहा गया है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा है इन्होंने? आधुनिकीकरण कहा है इस प्रक्रिया को। हिंदी के इस बदलते स्वरूप के कारण भाषिक दृष्टि से विद्वानों में मतभेद शुरू हुआ। ठीक है, हिंदी के इस बदलाव के कारण ही क्या हुआ? जो विद्वान थे, तो भाषिक थे, जो भाषा का उपयोग करने वाले विद्वान थे, उनके बीच मतभेद पैदा होने लगा। राजा शिव प्रसाद सितारे सिंह, जो राजा शिव प्रसाद सितारे सिंह थे, इन्होंने जैसे विद्वान प्रचलित अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग को हिंदी की भांति इसको यूज करते थे। जो राजा थे, ठीक है, ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे जो थे, ये विद्वान थे, ये एक प्रचलित विद्वान थे, जिन्होंने अरबी फारसी शब्दों का ये अपने में हिंदी में ज्यादा प्रयोग किया करते थे। अरबी फारसी शब्दावली भाषा को सक्षम अभिव्यक्ति देते थे। ठीक है, ये जो हिंदी फारसी शब्दावली की भाषा थी, इसे ये महत्व दिया करते थे, अपनी अभिव्यक्ति में से वो सक्षम मानते थे, और उसमें जो भी वो शब्दों का प्रयोग करते थे वो सटीक अभिव्यक्ति थी। ठीक है, उनकी सटीक अभिव्यक्ति हुआ करती थी, और संस्कृत निष्ठ भाषा में नहीं थी, और वो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। हिंदी के समर्थक विद्वान यथा राजा लक्ष्मण सिंह आदि परिनिष्ठ भाषा के पक्षधर थे। ठीक है, जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, ये परिनिष्ठ भाषा के पक्षधर थे और ये समर्थक थे उसके। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय एकता को अपना मुख्य लक्ष्य माना। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने भारतीय एकता को अपना मुख्य लक्ष्य माना। या इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारतीय एकता को अपना मुख्य लक्ष्य माना, और हिंदी उर्दू की खाई को पाटने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी को देश की राजभाषा माना।
ठीक है। उन्होंने जो हिंदी और उर्दू के बीच जो विवाद था उसे खत्म करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी को राजभाषा माना, जो बोलचाल की भाषा थी, ठीक है, जो बोलचाल की भाषा हुई और उसमें प्रचलित उर्दू के शब्दों का यथावत प्रयोग हुआ, ठीक है, जिसमें यथावत उर्दू के शब्द भी प्रयोग होते हैं। आज भी हम देखते हैं जो हिंदी है उसमें बहुत सारे शब्द हम उर्दू के जाने अनजाने यूज करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, हिंदी बनाम उर्दू पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। अब देखिए ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी बनाम उर्दू पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ठीक है। संक्षिप्त मतलब छोटा लिखिए। हिंदी और उर्दू में एक ही मुख्य भाषिक अंतर है, ठीक है। हिंदी और उर्दू में एक ही भाषिक अंतर है, वो क्या है कि दोनों भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। क्या अंतर है, आप ये चीज याद रखें कि हिंदी और उर्दू में एक ही अंतर है, वो अंतर क्या है कि दोनों भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। यह स्थिति और भी कई भाषाओं में देखी जा सकती है, ठीक है। ये स्थिति केवल हिंदी और उर्दू में ही नहीं है, ये और भी कई सारी भाषाओं में है। लिपि के कारण अलग भाषाएं नहीं बनती, ठीक है, और जबकि लिपि के कारण भाषा अलग नहीं होती है। शायद इसीलिए एक ही भाषा रूप दो विभिन्न भाषाओं के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भाषा एक ही होते हुए भी ये लिपि के कारण ये दो अलग अलग भाषाओं के रूप में जानी जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, ठीक है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो हिंदी है वो हिंदुओं की भाषा है और उर्दू जो है ये मुसलमानों की भाषा है, मुसलमानों की भाषा है। परंतु मुसलमान भक्त कवियों ने हिंदी भाषा के उन्नयन में सहयोग दिया और हिंदुओं ने उर्दू भाषा में शेरो शायरी कर उस भाषा को संपन्न बनाया है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो मुसलमान जो थे, जो उर्दू लेखक हैं, जो मुसलमान जो भक्त उर्दू लेखक हैं, जो कवि हैं, इन्होंने अपनी हिंदी भाषा में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करके हिंदी को सहयोग दिया है और हिंदुओं ने उर्दू में शेरो शायरी करके उर्दू को इन्होंने संपन्न बनाने का काम किया है, ठीक है। तो दोनों ही ने एक दूसरे की भाषाओं को सहयोग किया है, आगे बढ़ने में मदद की है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं ने उर्दू को सपोर्ट किया है और मुसलमानों ने हिंदी को सपोर्ट किया है, ठीक है, अपने साहित्य रचना में, अपने शेरो शायरी में, ठीक है। आज के अधिकतर हिंदू उर्दू भाषा पढ़ लिख नहीं सकते, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो उर्दू भाषा ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उर्दू पढ़ना अनिवार्य नहीं है। वो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। उर्दू माध्यम वाले स्कूलों के अधिकतर छात्र छात्राएं मुस्लिम ही होते हैं, ठीक है। उर्दू माध्यम वाले जो स्कूल हैं वहाँ ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे मुस्लिम ही होते हैं, क्योंकि मुस्लिम अपने बच्चों को उर्दू की शिक्षा देना आवश्यक समझते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मुसलमान हैं वो मानते हैं कि उनके बच्चों को उर्दू की शिक्षा देना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। उर्दू और हिंदी भाषाएं विकास यात्रा में भिन्न रास्तों पर चल रही हैं, ठीक है। जो उर्दू और हिंदी भाषा है ये विकास के मार्ग पर अलग अलग रास्ते पर चल रही हैं। बहुत से लोग उर्दू लिपि से परिचित थे, ठीक है। पहले के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उर्दू लिपि को जानते थे, पढ़ लिख सकते थे और लिपि के परिचय के कारण साहित्य से परिचित होते थे, ठीक है। क्योंकि उर्दू को लिख पढ़ सकते थे, उसकी लिपि को जानते थे, इसलिए उर्दू में वो साहित्य भी लिख सकते थे, उस उर्दू के साहित्य से भी परिचित थे। अब इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। त्रिभाषा सूत्र के कारण उर्दू का अध्ययन सीमित हो गया है, ठीक है। त्रिभाषा, आप ध्यान रखेंगे, त्रिभाषा के कारण उर्दू का अध्ययन क्या हुआ है, ये सीमित हो गया है और आज की पीढ़ी में बहुत कम हिंदी भाषी उर्दू की लिपि से परिचित हैं, ठीक है। आज की जो नई पीढ़ी है ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी उर्दू की लिपि से वो परिचित हों। हिंदी भाषी सिर्फ देवनागरी में लिखित उर्दू साहित्य को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी जानते हैं, वो देवनागरी में लिखी हुई उर्दू को पढ़ सकते हैं केवल, या फिर
अनुदित साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर वो अनुदित साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व के समय में उर्दू और हिंदी मुख्यतः साहित्य और जनसंपर्क की भाषाएं थी। ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ है उस समय जो हिंदी और उर्दू थी वो जनसंपर्क की भाषाएं हुआ करती थी उस टाइम। इस कारण दोनों की शब्दावली में अधिक विभेद नहीं था। यही कारण था कि उस टाइम जो हिंदी उर्दू थी उसमें ज्यादा अंतर नहीं था। सिर्फ कुछ लेखकों को अधिक संस्कृत निष्ठ शैली होती थी। केवल कुछ ही ऐसे लेखक थे जिनकी ज्यादातर संस्कृत के शब्द जो यूज किया करते थे, या कुछ अरबी फारसी शब्दों से भरी उर्दू शैली, या फिर कुछ ऐसे थे जो अरबी फारसी के शब्दों को ज्यादा यूज करते थे संस्कृत में। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद ये भाषाएं शिक्षा आदि विशिष्ट प्रयोजन के कारण प्रयुक्त होने लगी। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि ये जो भाषाएं थी ये इनका यूज अधिक होने लगा। ये भाषाएं शिक्षा आदि विशिष्ट प्रयोजन के लिए ज्यादा प्रयोग होने लगी और इसके लिए विविध विषयों के विशिष्ट परिभाषिक शब्दों को आवश्यकता पड़ी। ठीक है। इसलिए इसके लिए क्या हुआ, इन विषयों के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता पड़ी। हिंदी ने संस्कृत के आधार पर पारिभाषिक शब्दों की रचना प्रारंभ की। ठीक है। जो संस्कृत थी, हिंदी ने संस्कृत का सहारा लेना शुरू कर दिया। ठीक है। और उर्दू ने अपनी इस्तिलाहत परिभाषिक शब्दों के लिए अरबी फारसी का सहारा लिया। ठीक है। अब देखिए जब ज्यादा शब्दों की आवश्यकता पड़ी तो हिंदी ने क्या हुआ, हिंदी ने कुछ संस्कृत के शब्दों का सहारा लिया, वहीं उर्दू ने अरबी फारसी के शब्दों का सहारा लेना शुरू कर दिया। व्याकरण था, व्याकरणिक संरचना एक होते हुए भी हिंदी और उर्दू की धाराएं अलग हो गई। ठीक है। व्याकरण एक होने के बावजूद भी हिंदी उर्दू की जो धाराएं थी वो अलग अलग हो गई। साहित्यिक स्तर पर इनकी विरासत अलग है। ठीक है। अगर हम साहित्यिक स्तर पर बात करें तो इनकी विरासत अलग हो जाती है। इनकी दिशाएं अलग होती जा रही हैं। ठीक है। इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या है, अलग होती जा रही हैं। लिपि के अंतर के कारण इनमें अंतर बढ़ रहा है। ठीक है। लिपि के अंतर के कारण इनमें भी अंतर देखने को अब मिल रहा है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बेटा 12वां अध्याय यहाँ पूरा होता है आपका। ठीक है। ये चैप्टर 12 था जिसे मैंने यहाँ कंप्लीट करा दिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप किसी भी इग्नू या NIS से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप मुझे वीडियो आप बनवा सकते हैं, या फिर 1st to 10th तक अगर आपको NCERT का कोई सब्जेक्ट चाहिए तब भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। NCERT या फिर UPSC या आप RBSC से हैं। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।